तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी लेबर लॉ की। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का जो सेकंड सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हमने एक क्वेश्चन करा दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब नोटबुक और पेन लेकर के आप रेडी हो जाइए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है, औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण क्या है, इसकी बुराइयों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स डेमेरिट्स। औद्योगिकरण से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए, या थ्रो लाइट ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपको 20 नंबर में देखने को मिल सकता है, और आपको 4 नंबर में मिल सकता है, और आपको 10 नंबर में तो इसके चांस है पूरे 80%। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं उत्तर को। देखिए, कई अन्य देशों की भांति भारत में भी औद्योगिकरण का तात्पर्य कारखाना पद्धति के विकास से ही है। कारखाना मतलब समझते हैं आप सभी, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर के एक कारखाना में काम करते हैं और वहाँ पर कुछ नई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं कारखाना। ठीक है दोस्तों, चलिए, कारखाने को ही कंपनी बोलते हैं। देखिए, इस पद्धति में कुछ अंतर्निहित बुराइयां थीं जिसका सामना कर्मकारों को प्रारंभ से ही करना पड़ा। ये बुराइयां 2 प्रकार की थी। सबसे पहली थी आर्थिक बुराइयां, मतलब कि इकोनॉमिक डिमेरिट्स, और दूसरी थी सामाजिक बुराइयां, सोशल एविल और डिमेरिट्स। देखिए, जितने भी जो औद्योगिकरण पहले से होता आ रहा है, ठीक है, उसमें 2 तरह की बुराइयां अभी भी हैं। तो उन बुराइयों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, पहली है क्या? आर्थिक बुराई। तो आर्थिक बुराई देखते हैं क्या है। देखिए, आर्थिक बुराई, इकोनॉमिक डिमेरिट्स। देखिए, इस कारखाना पद्धति में कर्मकारों का मतलब, देखिए, कर्मकारों का मतलब मैं आपको बता दूं, जो किसी भी कारखाने में नौकरी करता है, काम करता है। कर्मकारों को दी जाने वाली मजदूरी उनके नए वातावरण में, जो कि उनके ग्रामीण जीवन से बिल्कुल अलग था, उनको आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि अपर्याप्त थी। अतः कर्मकारों का जीवन स्तर और भी निम्न होता गया। देखिए, इसमें कहा गया है कि पहले जो लोग काम करते थे उनको काम के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी नहीं मिलती थी, जिसके कारण क्या होता था कि उनको जीवन यापन करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती थी। इस वजह से जो कर्मकार थे, जो कर्मचारी थे, जो नौकर थे, उनकी जो जीवन स्तर है वो और नीचे चलाता गया, क्योंकि वो तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जितने भी मेहनत कर ले उनको इतना उसका मेहनत आना नहीं मिल पाता था। ठीक है, चलिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि हथकरघा पद्धति में शिल्पकारों, हथकरघा पद्धति में बोलते हैं जो अपने हाथ के अपने मतलब कि हाथ से मिस्त्री रहते हैं। जैसे हाथ के मिस्त्री बोलते हैं ना, जैसे कि एक चिनाई करने वाला राजमिस्त्री हो गया, मोटरसाइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री हो गया, कुम्हार हो गया, ये सभी क्या है? ये हथकरघा है। देखिए, हथकरघा पद्धति में शिल्पकार बोलते हैं को वस्तुओं को बनाते समय अपने हुनर पर गर्व होता था, जिससे उनको एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त होती थी। परंतु कारखाना पद्धति के आगमन से वह मशीन का पुर्जा मात्र बनकर रह गया। यहाँ वह मशीनों की सहायता से कच्चे माल से बाजारोपयोगी वस्तुओं को बनाता था, जो एक ही प्रकार की होती थी। एक ही वस्तु के अलग अलग भाग अलग अलग कर्मकारों द्वारा बनाए जाते थे, जिससे कर्मकारों को अपनी सोच तथा हुनर का प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता था, और उसके मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाता था। ठीक है दोस्तों, अभी भी ये कंडीशन देखिए, अभी भी क्या है कि जैसे कपड़े की मिल है, कपड़े की कोई कंपनी है, उसमें जैसे कि कपड़ा बन रहा है, जींस बन रही है, तो अब उसमें क्या होता है, एक चेन सिस्टम होता है कि एक व्यक्ति है वो कपड़े को कटाई करते चले जाएंगे। एक लाइन है जो कटाई करेगी, एक लाइन है जो पेंट होती है उसकी जेब बनाएगी, एक लाइन होती है जो उसकी मोहरी बनाएगी, एक लाइन होती है जो उसके बेल्ट बनाएगी, एक लाइन होती है उसका फिनिशिंग देगी। तो एक ही काम पर लोग रुक करके रह जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाता, और उनको ये भी नहीं लगता कि हमने कोई महान काम किया। लेकिन जो व्यक्ति पहले हुआ करते थे, ठीक है, वो अपने बेस पर अपने आप से कोई भी एक आइटम बनाते थे, बेहतरीन करके उनको संतुष्ट होती, हाँ ये पूरा मैंने बनाया है। आज के समय में ये नहीं है, ये इसमें मेन पॉइंट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए
तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इस पद्धति के प्रारंभ में कर्मकारों की नियुक्ति भी सुरक्षित नहीं थी। मालिक द्वारा मनमाने तरीके से निकाल दिया जाना एक आम बात थी, जिसके कारण उन्हें समय समय पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता था और भविष्य के प्रति डरे हुए भी रहते थे। देखिए, जो कोई भी व्यक्ति है जिसके पास में कहते हैं कि अब बेरोजगारी तो आप समझते हैं, जिसके पास में वर्क नहीं है, ठीक है। अब ये जितने भी जो मजदूर लोग हैं ये कमाते तो अच्छे खासे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ अभी जो एक मजदूर होता है, जो बेलदार होता है, अभी में उसकी जो पूरे दिन की जो मजदूरी है वो 500 रुपये है, ठीक है। अब 500 रुपये हम लगाएं पूरे महीने की, 30 दिन के लगाएं तो 15,000 रुपये हो गए। ठीक है, लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या है, 15,000 पूरे 30 दिन काम कोई कर ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इस वजह से इनका क्या नहीं हो रहा, तरक्की नहीं हो रही है। यही कंडीशन पहले थी, अभी भी है, लेकिन अब इतनी नहीं है, पहले ज़्यादा थी, ठीक है। तो आर्थिक बुराइयां तो आपने देख ली। अब देखते हैं सोशल डिमेरिट्स, मतलब कि सामाजिक बुराइयां। देखिए, सबसे पहले सामाजिक बुराइयां निम्न प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला, कारखाना पद्धति के आगमन से ग्रामीण उद्योगों का विनाश हो गया। ठीक है, देखिए जितनी भी कंपनी है, अभी में लोग आप देख रहे हैं कि गांवों को छोड़ करके सब शहरों में जा रहे हैं, वहाँ पे जा करके वर्क कर रहे हैं। तो कारखाना जो पद्धति है, जो कंपनियां हैं, उनके आने से ग्रामीणों का उद्योग जो है वो खत्म हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप शिल्पियों एवं अन्य कर्मकारों का पलायन शहरों की तरफ होने लगा और शहरों की आबादी तीव्र गति से बढ़ने लगी और आवास तथा अन्य सुविधाएं अपर्याप्त साबित होने लगी। इसके कारण झुग्गी झोपड़ियां तथा गंदी बस्तियों का विकास हुआ, जिसका बुरा प्रभाव लोगों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। दूसरा है, कारखानों में मशीनों के खुला होने तथा पर्याप्त संरक्षा उपायों के न होने के कारण आए दिन दुर्घटनाओं का होना एक आम बात थी। दुर्घटनाओं को नियोजित का एक अंतर्निहित भाग माना जाता था, जिसके कारण जो कर्मकार दुर्घटना का शिकार हो जाता था उसे अपनी नियुक्ति एवं काम से हाथ तो धोना पड़ता ही था, साथ ही साथ उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि कर्मकारों को मिलने वाली मजदूरी भी बहुत कम थी, जबकि मजदूरी ही उनकी आमदनी का एकमात्र साधन था। फलस्वरूप कर्मकारों का जीवन निर्वाह एवं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी दूषित हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि या तो यह साहूकारों के चुंगल में फैसला चला गया, या फिर आमदनी को बढ़ाने के लिए उनकी पत्नियां एवं बच्चे भी कारखानों में काम करने लगे। मालिकों ने इस मौके का फायदा उठाया तथा बहुत अधिक संख्या में कर्मकारों को बहुत कम पारिश्रमिक काम पर रख लिया। इस स्थिति के कारण बच्चों की शिक्षा, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास प्रभावित हुआ और कर्मकारों को संतानें भी सदा के लिए उनके सस्ते कर्मकार बन गई। ठीक है दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आप सब लोग इतने तो समझदार हैं ही। चलिए आगे है, चौथा पॉइंट है कि कारखाना पद्धति की कार्यप्रणाली के अंतर्गत मजदूरों को बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता था। काम बहुत खतरनाक तथा शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से थका देने वाला होता था। उनके लिए विश्राम एवं मनोरंजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। कर्मकारों की सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय कारखाना मालिक अपने कारखानों का उत्पादन एवं संख्या बढ़ाने पर ज़्यादा जोर देते थे। कार्मिकों के लिए परिस्थितियाँ अमानवीय थी, जिनसे समझौता कर पाना उनके लिए कठिन हो रहा था। औद्योगिकरण की इस आर्थिक एवं सामाजिक बुराई के परिणाम स्वरूप समन्वय के अभाव में नई समस्याएं उत्पन्न हुई, जिन्हें कालांतर में श्रम समस्या का नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट बता दूं कि पहले जो वर्क था वो कई घंटे तक होता था, कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने एक प्रावधान लेकर के आए, ठीक है। उन्होंने कहा कि कोई भी मजदूर है वो 8 घंटे से ज़्यादा उसकी दैनिक मजदूरी नहीं होगी, मतलब कि जो दिहाड़ी है उसकी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी। ये सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशन था लेबर लॉ के लिए, ठीक है, और ये अभी भी चल रहा है। हालांकि ये इसका मतलब ये था कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति किसी भी मजदूर से काम करा नहीं सकता उसकी मर्जी के अलावा। हालांकि अभी भी लोग हैं जो 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 24-24 घंटे कर रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उनके पास में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पहले होती थी, पहले ज़बरदस्ती उनसे होती थी कि पूरे दिन काम नहीं किया, बीच में से छोड़ा, तो उनको कोई भी आमदनी नहीं दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पर देखी है आर्थिक और सामाजिक समस्याएं
किसकी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो होता है समाप्त। जल्द ही मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हम चाहेंगे आपसे विदा। लेकिन जाते जाते क्वेश्चन को करते जाइए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको 10 नंबर तो डेफिनेटली हम दे करके इस क्वेश्चन में जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए।